हाँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एग्जांपल से समझिए K4FeCN6, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा, सही है, सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर और ग्रुप ऑफ certain number of atoms or group of atoms called ligands, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर कैटाइन हो सकता है, नंबर ऑफ कैटाइन्स हो सकते हैं, और पीछे लगेगा तो नंबर ऑफ एनाइन्स हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे FeH2O6 Cl2 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो फिर से एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगैंड्स होंगे या कुछ लोग लाइगैंड्स कहते हैं, जो कह लीजिए आप, और ये क्या लग गए, एनाइन्स, समझ गए। अब इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों कहते हैं? कोऑर्डिनेशन टर्म मतलब एज इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो सब लोग? जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड के ऊपर क्या होते हैं, एन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के शेयरिंग से, मान लीजिए ये शेयरिंग किससे हुई है, आयरन से हुई है, तो लोन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने जाना होगा, जैसे एक कार्बन और दूसरा कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अगर एक ही एलिमेंट जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गए। ये सिंपल कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की खासियत ही यही है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगैंड्स जुड़े होते हैं, वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बात समझ आ रही है? यही हम लोग को चैप्टर में धीमे धीमे करके पढ़ते रहना है, सही है। लिखो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन। द कंपाउंड्स इन विच खिड़की खोल लीजिए बेटा, हवा आएगी। द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम is bound to a number of central metal atom is bound to a number of anions or neutral molecules by coordinate bond, neutral molecules by coordinate bonds. समझ गए सब लोग? ये एग्जांपल दे दो। लिख दो भैया। विराज क्या हो गया? शेखर कहाँ है? ये देखो, ये एग्जांपल लिख दीजिए तो एक चीज बताएं इसी में।
भैया थोड़ा समय पे आना शुरू करेंगे, क्यों लेट हो रहा है? 50 से पहुंच तक कर। स्कूल की टाइमिंग कितने बजे है? तब तो यार पहुंच जाना चाहिए तुम लोग 3:30 तक। देखो जी, अब देखो जैसे यहाँ पे हम क्या समझा रहे थे आप लोग को बेटा, निकल का जो क्लोराइड है वो कौन से कलर का है? ग्रीन। निकल क्लोराइड को जब अमोनिया से कंबाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बनता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कलर क्या होता है? पर्पल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है जिनसे वो बना है। नहीं समझ पाए? जो नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो जिनसे वो बना है, जैसे निकल क्लोराइड है, उनसे अलग होंगी। ये ग्रीन है, ये क्या हो गया? पर्पल क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल में लिखने के बाद लिखिएगा, ये एग्जांपल लिखिए, उसके बाद लिखिए देखो अब इसी में द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is entirely different from the properties of complex compound is entirely different from those of यहां पे लिख लो निकल एंड अमोनिया, निकल Na डाई प्लस एंड अमोनिया, Na डाई प्लस एंड अमोनिया, that those of Na डाई प्लस एंड अमोनिया। सब लोग समझ गए? अब देखो एक चीज और इसी में समझा दें आपको बेटा, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वापस गर्म कर दें, मान लो हम लोग इसको इस तरह से गर्म कर दें, तो ऐसा नहीं होगा कि वापस यही फॉर्म हो जाएगा। अब इंटायरली नया स्पेसीज बनेगा, NiNH3 के ऊपर +2 आ जाएगा और ये 2 Cl- अलग हो जाएंगे। समझे हमने क्या कहा? जो कॉम्प्लेक्स बना था उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है उसके रिएक्टेंट स्पेसीज से, और अगर गर्म भी करेंगे तो एकदम अलग ही चीज बनेगी। ये जो नई चीज बनी है ये हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसे ही आयोनाइजेशन होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीजें आयोनाइज नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कॉम्प्लेक्स एंटिटी, इसके अंदर की चीजें आयोनाइज नहीं होंगी। देख लीजिए, चलिए सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा, डबल सॉल्ट जानते हो? अखंडा, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं डबल सॉल्ट। 2 बार सॉल्ट हो जिसने बोला उसको हम बाद में बताएंगे। ये भैया बोले। अच्छा अनंत पढ़ाओ नहीं कहानी है, इधर देखो सभी लोग हमको बताइए, डबल सॉल्ट जानते हो? फिटकरी जानते हो? फिटकरी वो एक तरीके की डबल सॉल्ट है, पोटैश एलम। जैसे देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस
डॉट 24H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में फिटकरी जैसे है। फिटकरी जानते हो ना सब लोग, दाढ़ी बनाए हो कभी? अरे लड़के लोग दाढ़ी वाली बनवाए हो? नहीं बनवाए हो? वो नहीं है, ऐसे ऐसे करता है, बहुत जलता है इससे, ठीक है? अरे कट वट लग जाए तो काम आता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो हम लोगों को डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फर्क समझना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में फर्क समझना है, ठीक है? देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पकड़ लो और एक डबल सॉल्ट पकड़ लो, इन्हीं में डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। एक तरफ ये लिखिए, एक तरफ ये लिखिए, बारी बारी करके आपको 3-4 डिफरेंस बता देंगे। एक एक एग्जांपल लिख देना तो समझ आएगा। बोले? हाँ देखिए, तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला फर्क क्या है? ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेंगे आयंस के फॉर्म में। डबल सॉल्ट क्या होती है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मतलब, और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाती तरीके से। देखो पहला डिफरेंस, डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। डबल सॉल्ट में लिखिए एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट and dissociates into ions in aqueous solution ठीक है, मतलब सॉलिड में ही एग्जिस्ट करती है। उधर लिखोगे क्या? एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस स्टेट। समझ गए? फिर क्या है? क्योंकि ये पानी में डालने पे पूरी तरीके, भाई हमने क्या बोला, ये पानी में डालने पे इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती है ना, तो इनकी आइडेंटिटी बदल जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में। इनकी आइडेंटिटी पार्शियली बदलेगी, थोड़ी बहुत बदलेगी, पूरी तरीके से नहीं। तो इसमें लिखोगे डबल सॉल्ट में दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, they lose their identity in solution। double square, they lose their identity in solution। उधर क्या लिखोगे? they do not completely lose their identity in solution, they do not completely lose their identity in solution। समझ गए? फिर क्या है? अभी अभी हमने बताया था ना, इधर देखो बेटा, नजरे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बना, इधर जो निकल का कंपाउंड बना था उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो इधर जिस चीज से बना था उससे इंटायरली क्या थी? अलग। ये ग्रीन कलर का था, ये क्या था? पर्पल। लेकिन तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनकी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से अलग होती है, और डबल सॉल्ट में जो ये डबल सॉल्ट होती है इसकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से मेल खाती है। नहीं समझ पाए? देखो डबल सॉल्ट में लिखो
the properties of double salt, the properties of double salt are essentially the same. The properties of double salt are essentially the same as that of their constituents, as those of their constituents. Essentially the same as those of their constituents. समझ गए? इधर क्या लिखोगे? सेम की जगह क्या हो जाएगा? बस डिफरेंट कर दो. समझ गए? अच्छा, अब देखो डबल सॉल्ट में क्या कितनी डिफरेंस हो गए? एक और ये वाला डिफरेंस अगले टॉपिक की तरफ ले जाएगा. सुनो बेटा सब लोग इधर देखो, देखो डबल सॉल्ट में जो मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी जो है नॉर्मल वैलेंसी है. डबल सॉल्ट में जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसीज नॉर्मल वैलेंसीज के बराबर ही होती है मेटल की. लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें वैलेंसीज जो है दो प्रकार की होंगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे. यही डिफरेंस हम लोगों को लिखना है. ठीक है, लिखो डबल सॉल्ट में लिखो मेटल्स possess normal valencies. Metals possess normal valencies. Metals possess normal valencies. ठीक है, उधर क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन लिखो मेटल्स possess two types of valencies, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में. अब एक चीज और सुन लो, अभी हम लोग ने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आराम से कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं. ये देखो डी ब्लॉक ही तो है, 3D सीरीज का ही तो है आइटम, तो ये आराम से कॉम्प्लेक्स क्यों बना ले रहा है जाननी. चलिए ठीक. वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, साइज भी बहुत छोटा है ना. तो ये सब चीजें बता रखी है हमने फिलहाल. अब इसके बाद जो है लिखो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, WERNER, वर्नर, WERNER, वर्नर. ऑल्फ्रेड वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फादर कहते हैं. देखो ऑल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है. ठीक है ना भैया संकल्प? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है संकल्प? विशेष, वेदांश. यूं क्या कर रहे हो, पूरी ऑर्गेनिक पढ़े डाल दो, पापा नहीं पता उनके कौन है? हाँ अमन, फ्रेडरिक वोहलर. लिव दम लुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पापा है अल्फ्रेड वर्नर. कंप्यूटर के पापा कौन है? हाँ, ये बचपन में पढ़ा दिया जाता था ना, तो वो याद रह गया. वो बचपन में आप सीरियसली पढ़ते थे, जीके रट लेते थे, है ना? सही कह रहे हैं ना? एकदम बचपन की चीजें रटी रहती थी. चार्ल्स बेबेज, है ना? मतलब यहाँ ऑर्गेनिक के पापा नहीं पता इनको कौन है? ठीक है, अच्छा चलो.
भैया भैया ओ भैया, अब हम लोगों को क्या करना है, यही वर्नर की थ्योरी पढ़नी है, समझ गए। वर्नर की थ्योरी के पहले पोस्टुलेट्स लिखो। आप देखो पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स, बातें मत करिए। पहला पोस्टुलेट लिखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metal atoms exhibit, in coordination compounds metal atoms exhibit two types of valencies, two types of valencies, metal atom possess two types of valencies, ठीक है। पहली होगी प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज, इसको कहते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सब लोग समझ गए। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी करेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये आगे का टॉपिक अभी बताते हैं, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको पता है ना, वो जो एक्स लेट करके हम लोग वैल्यू निकालते थे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो अभी समझ आ ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, पहला पोस्टुलेट समझ गए, दूसरा लिखो, प्राइमरी वैलेंसीज are satisfied by negative ions, primary valencies are satisfied by negative ions, primary valencies are satisfied by negative ions, and secondary valencies are satisfied by, secondary valencies are satisfied by either negative ions, secondary valencies are satisfied by either negative ions or neutral molecules, or neutral molecules, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, सही है। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं हम लोग। COCl3.6 अमोनिया, COCl3.6 NH3 सब लोग देखो जरा। अब अगर हम इसको ध्यान दें सही तरीके से, तो COCl3.6 NH3 को अगर हम लोग तोड़ें तो ये बना लेगा CONH3 का होल 6 अलग और 3 Cl माइनस अलग। ये जो Cl3 है ये तीनों कौन से आयंस हैं? नेगेटिव आयंस हैं। कौन से आयंस हैं? नेगेटिव आयंस। 3 नेगेटिव आयंस हैं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। तो ये कौन सी वैलेंसी बताता है? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी है? 3। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये 6 है। ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयंस पे नहीं टूटेगी। या आप ऐसा समझ सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, CO+3 6 अमोनिया और 3 Cl माइनस। अब तो समझ गए होगे।
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई, मतलब आयोनाइजेबल 3, नॉन आयोनाइजेबल कितनी है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। आइए सबको समझ में। इसी प्रकार से एक एग्जांपल अगर आपको और दिया जाए, जैसे COCl3.5 NH3, COCl3.5 NH3, इसकी बात। इसमें क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का खेल है। अगर ये आयंस में तोड़ेंगे इसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब की बार एक बात का ध्यान देना हमेशा, क्या ध्यान देना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं चेंज होगा। एक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं चेंज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन वैलेंसी। तो वैलेंसीज जो होती हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ मेटल्स की वेरिएबल होती है। जैसे यहाँ पे अगर 3 वैलेंसी है तो कहीं पे वो 2 दे सकता है, नहीं समझ। जैसे आयरन की +2 भी होती है और क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 ही होगा। सेकेंडरी वैलेंसीज क्या रहेंगी 6 ही रहेंगी। वो तो बात समझ में आई। प्राइमरी वैलेंसी उस हिसाब से वेरी करेगी, नहीं बनता। कोई बात नहीं, इसको अभी स्ट्रक्चर से समझा देते हैं, ठीक है। फिलहाल तीसरा पोस्टुलेट लिख लो, स्ट्रक्चर से शायद ज्यादा क्लियर समझ पाओ। तीसरा पोस्टुलेट लिख लो, the secondary valencies are always directed, the secondary valencies are always directed towards fixed position in space. The secondary valencies are always directed towards fixed position in space towards fixed position in space, which leads to definite geometry of coordination compounds, which leads to definite geometry of coordination compounds. सेकेंडरी वैलेंसीज का डायरेक्शन क्या रहेगा स्पेस में, फिक्स रहेगा, वो नहीं चेंज। चलो स्ट्रक्चर से समझा देते हैं, उससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल वही COCl3.6 अमोनिया से बताते हैं, ध्यान देना है। जैसे CO कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो 6 अमोनिया बना दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 अमोनिया बना दिया। और 3 क्या बनाने हैं हम लोग को, तो एक Cl और एक क्या हो गया Cl हो गया। प्राइमरी वैलेंसीज डॉट से रिप्रेजेंट करना और सेकेंडरी वैलेंसीज जो है थोड़ी डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना। समझ गए सब लोग। इसी प्रकार से अगला बनाएंगे हम लोग दूसरा वाला COCl3.5 अमोनिया, COCl3.5 अमोनिया, सही है। देखो अब जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उनका डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, मतलब CO जहां NH3 बनाए थे वहीं बनाए रहो। कितने NH3 हैं अपने पास, 5 NH3 हो गए, ये सही है। अब Cl जो है वो कितने हैं, अभी भी 3 है, तो 1 Cl 2 Cl और ये कौन सा Cl हो गया, तीसरा Cl हो गया। अब ये जो तीसरा Cl है
ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझे? तीसरा वाला Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। इसी में अगर एक और बना दिया जाए, मान लो COCl3 डॉट 4 अमोनिया, ठीक है, देखना भी है CO 4 अमोनिया 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 अमोनिया, कितने Cl हैं? 3। अभी भी Cl उतने ही बना दीजिए आप लोग। तो एक Cl तो अपनी जगह पे रहा, 2 Cl, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, सही है। अब ये वाले जो 2 Cl हैं वो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। नहीं समझ पाए? पक्का समझ गए? बना दो। क्या चीज? सेकेंडरी वाली 6 होती है, वो नॉन आयोनाइजेबल वाली देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखो। जैसे अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल, तो इसको रखो सेकेंडरी वैलेंसी में फिलहाल, और कोशिश यही रखनी है कि सब में सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहे, प्राइमरी अपने आप सेम हो जाएंगी। आप लोग अगर ध्यान दे रहे होगे सेकेंडरी सब में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। प्राइमरी कितनी है? 1 2। सेकेंडरी 1 2 3 4 5 6, प्राइमरी भी 3, सेकेंडरी 6, प्राइमरी। नहीं समझ पाए? तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कोशिश यही रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल का और कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स का ना बदले, उस हिसाब से बता देना प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ तो भैया लोगों ये हटा दें। अब जैसे आप लोग समझिए प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे देखोगे, समझोगे। देखें, जैसे PtCl4 डॉट 6 अमोनिया लिखा है मान लो, सही है। अब इसमें इस चीज को हम लोग, बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इस तरीके जो का रिप्रेजेंटेशन है, ये वर्नर का रिप्रेजेंटेशन है, सुन रहे हो सब लोग? ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं PtNH3 Cl4। अब ये जो है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, इससे समझ में ये आएगा आप लोगों को कि ये आयंस में ऐसे टूटेगा, PtNH3 के ऊपर 4 प्लस और प्लस 4 Cl माइनस। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? कैसे नंबर ऑफ आयंस 5? एक आयन ये रहा जिसका ऊपर प्लस 4 लिखा है, और 4 आयंस ये रहे, टोटल आयंस कितने हो गए? इसे कहते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये है नंबर ऑफ आयंस पर मोल। एक आयन ये है, 4 आयन ये, एक आयन 4 आयन 5 आयन पर मोल, समझ गए? फिर नंबर ऑफ आयंस पर मोल आ गया समझ में। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सेकेंडरी वैलेंसीज मतलब नॉन आयोनाइजेबल वाली है 6 को, कितनी हो? और प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है? 4। समझ गए? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। क्लियर हो गई? वर्नर थ्योरी सबको समझ में आ गई? बने आ गए? अब चलो लिखो। अब हम लोग मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, लिखो बेटा, अब हम लोग मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो है सब वर्नर का ही खेला नए वे में।
बोले लिखिए, terms used in coordination compounds, terms used in coordination compounds. जैसे लिखा हुआ हो FeCN6 के ऊपर -4, सही है। अब इसका नाम IUPAC हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ये तो अभी बताया ही। इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर पहला टॉपिक आप लोग देखो, लिखो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका काम क्या है, बस काम समझते रहो, इतने तो छोटे होने की डेफिनेशन तो मुझसे पूछी जाएगी। हाँ भैया, सेंट्रल मेटल क्या करता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। सुना, इस सेंट्रल मेटल का काम है वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना, जो इस लिगैंड ने डोनेट किए होंगे। सेंट्रल एटम का काम है वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो लिगैंड ने डोनेट किए होंगे। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लो, प्लस साइनाइड कितने हैं, हर साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल टू ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये 2 आ गई। 2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। तो Fe का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, प्रियम बताएंगे? Fe का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? हाँ, 26, सही है। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26। अब अंश कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। 1:2। आप बताओ अंश, कोई मदद मत करना, कोई बात नहीं। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d6। या अंश जो कह रहा था आर्गन 3d6, 4:2, ऐसे कुछ कह रहे थे तुम। तो Fe का जो ग्राउंड स्टेट है, अच्छा उसमें 3d है, d में कितने ऑर्बिटल, 5, s है और वेकेंट p है। सबको पता है ये बात। Fe ग्राउंड स्टेट में 3d, 4s, 4p, d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये s में कितने। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सुने ना बेटा? तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से। अलग किधर देखिए बेटा, हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, यहीं से तो निकलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब नजरें बोर्ड पर रखो 1 मिनट के लिए।
तो Fe डाई प्लस की स्टेट आ गई 3D6। अब साइनाइड जो है एक लिगैंड है, और लिगैंड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा एक ही एन द्वारा, मतलब एंटिटी द्वारा। नहीं समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अब यहाँ पे जब साइनाइड, बेटा साइनाइड जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है, मतलब आयरन बैठा हुआ है चुप्पे, साइनाइड आके उससे जुड़ना चाहता है, तो जब साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये अभी वीबीटी थ्योरी में बताएंगे, साइनाइड जो कि एक मजबूत लिगैंड है, वो आयरन के पास जब आता है तो आयरन जो है 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं भाई 4 कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, तो इन लोग को जो है 2-2 कर दो तो आने वाले लोगों के लिए जगह बन जाएगी ना। नहीं समझ पाए? 1 2 3 4 है, इनको 2-2 का पेयर बना दिया। अब साइनाइड कितने थे अपने पास? क्यों चौधरी साहब, कितने साइनाइड थे? 6। तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। तो इस तरह साइनाइड आके एकोमोडेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो जाएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है? उसका काम है वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना, ताकि लिगैंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट किया जा सके। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझिए, तो ये लिखना है। सेंट्रल मेटल का काम क्या है? ऑर्बिटल प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कराना। लिगैंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। समझ गए होगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। लिख लो ये सब जो लिखना हो अपने हिसाब से। अरे इसमें केवल इतना समझना था कि सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन लिगैंड डोनेट करता है। बस इतना हिंदी में भी लिख देते तो काम चल जाता। फिर लिखो अगला, बोले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं। जुड़े नहीं है, कितने जुड़ सकते हैं। हटाइए। हाँ, इधर देखो सभी लोग, जैसे लिखा हो मान लो K4 FeCN होल 6। ये अब इसमें ये तो कैटाइन हो गया बाहर के, इनसे मतलब नहीं। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अखंडा सेंट्रल मेटल के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन्हें लिगैंड्स कहा जाता है। इस टाइम आयरन के साथ कितने लिगैंड जुड़े हैं? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। साइनाइड की वैलेंसी भी 1 होती है, तो 6 एकम 6। फिर देखो इधर KHgI4, इसमें मरकरी के साथ कितने आयोडीन जुड़े हैं? और हर आयोडीन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 ही होती है, तो इसलिए 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। या फिर मान लो लिखा है K2NiCl2OH होल ट्वाइस। निकल के साथ इस टाइम पे कितने लिगैंड जुड़े? 2 और 2 4। Cl की वैलेंसी 1, OH की 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो गया? 4। अब इसी में देखो ये चीज, इधर देखो ये ऑक्सलेट आयन है। C2O4 क्या है? ऑक्सलेट आयन। COO माइनस COO
माइनस। तो ऑक्जेलेट आयन की वैलेंसी कितनी है? 2। सुन रहे हो ना भैया इधर? ऑक्जेलेट आयन की वैलेंसी जो है वो 2 है, और कितने ऑक्जेलेट आयन जुड़े हैं? इसका मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 6 हो गया। 3 दूना 6, ऐसे निकालो। इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4, एक्चुअली इससे आ जाता है। तरीका क्या है, सोच क्या है कि अगर ऑक्जेलेट 3 लगे हैं तो क्लोरीन 6 लग सकते हैं, आयोडीन 6 लग सकते हैं, 1 वैलेंसी वाले 6 लग सकते हैं अगर 2 वैलेंसी वाले 3 लगे। नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आया? जैसे हम कह रहे हैं कि एक वो है ऑटो रिक्शा है, तो ऑटो रिक्शा के पीछे वाली सीट में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हंसराज हाथी आके बैठ गए, तो आप कितने लोग बैठे हैं? 1। तो इस टाइम पे ऑटो रिक्शा की कैपेसिटी 3 ही है नॉर्मल आदमी की, लेकिन बैठा कितना आदमी है? तो उस ऑटो रिक्शा का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही है। इसका मतलब अगर हंसराज हाथी बैठे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नहीं हो जाएगा। बात समझ आई? 3 ही रहेगा। किसको नहीं समझ में आया? वो एक आध समझिए, नहीं समझ में आया? अच्छा, हाँ नहीं आया? लिख लो ये चीज। अरे डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच कैन ये लिख लिया सबने? अरे तो लिखो ना भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तो भैया, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेस्पॉन्ड करता है? सेकेंडरी वैलेंसीज को। इसमें सेकेंडरी वैलेंसीज 6 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6। समझ गए होंगे? इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम यहां की बात करें बेटा, किधर की बात करें, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लीजिए? पोटेशियम कितने हैं? 4 इंटू +1, साइनाइड 6 इंटू इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। यहाँ पे मरकरी कितनी आएगी? 2 + x - 4 इक्वल टू 0, x कितनी आ गई? यहाँ पे निकल की निकालनी होगी, 2 + x - 2 - 2, x कितना आ गया? यहाँ पे निकालो, 2 + x - 6, 3 इंटू -2 - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सेंट्रल मेटल की वैलेंसी यहाँ पे। आगे समझ में? लिखने की जरूरत है अलग से कुछ? उसी में ऐड कर लीजिएगा और क्या। आर्यन समझ में आ रहा है? पक्का? देखो अब आप लोग को एक चीज और बता दें इसी में, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो K4 FeCN6, सही है? तो अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? 4K+ और FeCN6 के ऊपर क्या हो जाएगा? ये बनाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, सुनिएगा,
ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके टूटने पे एनायोनिक स्फीयर बन रहा है, एनायनिक एंटिटी बन रही है। फिर से बोले, ये कहलाएगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके टूटने पे एनायोनिक एंटिटी बनती है। ये अपना NiNH3 अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? NiNH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? +2 और 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे। ये समझ में आया? तो ये जो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा क्योंकि कैटायनिक एंटिटी बना रहा है। तो ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ आया? टूटने पे एनायन बनाए एनायनिक एंटिटी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, टूटने पे कैटायनिक एंटिटी बनाए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। या आसान भाषा में कहें, कॉम्प्लेक्स में कैटायन लगा हो एनायनिक होगा, कॉम्प्लेक्स में एनायन लगा हो कैटायनिक। ठीक है, ये लिख दो इसके नीचे।